नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको बता देता हूँ और किन के लिए महत्वपूर्ण, ये बात भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के जो भी बच्चे हैं और रीट के जो भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्लास आज की होने वाली है। एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ इस तरीके से मैंने क्लास को डिज़ाइन किया दोस्तों। आज प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो इसी वजह से दोस्तों ये महत्वपूर्ण होने वाली है। एक प्रश्न के साथ 4 से 5 प्रश्न भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर दोस्तों ज्योग्राफी के साथ में स्पष्ट रूप से मेंशन किया है नेचुरल रिसोर्स, और यहाँ पर साइंस का जो पोर्शन रहेगा रीट के अंदर उसमें प्राकृतिक संसाधन मेंशन किया हुआ है, यानी बहुत ही अच्छा है। और जो चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ ये दोस्तों NCERT की बुक से मैंने लिया है, प्लस में दोस्तों RBC की बुकों से, RBSC की बुक से दोस्तों यहाँ पर मैटर लिया है। तो यानी प्रश्न बाहर जाने का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं होता है। तो बहुत अच्छी होने वाली है आज क्लास, तो इसे लाइक कर दें, शेयर मार दें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, आपको खुद को ये अंदाजा हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और कैसे हमें इसे पढ़ना है। बहुत से बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। तो दोस्तों आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये एक वीडियो काफ़ी होगा आपका प्रश्न सही कराने के लिए। 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपके बन जाएंगे। तो पहला ही प्रश्न मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न। खेजड़ली के बलिदान से संबंधित, नहीं खेजड़ली है वो किसके बलिदान से संबंधित। दोस्तों आंसर तो इसका अमृता देवी, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर जिले के अंदर, जोधपुर जिले में दोस्तों एक स्थान था दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूं, जो मैं लिखवाऊंगा और जो बोलूंगा दोस्तों वो भी आप नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ एक खेजड़ली स्थान था दोस्तों, वहां पर वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था इस अमृता देवी ने, इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ था। तो क्या प्रश्न बन सकता है, खेजड़ली किसके लिए प्रसिद्ध है? वनों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। स्थान खेजड़ली, जिला जोधपुर के अंदर। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है इस खेजड़ी से। दोस्तों ये जो खेजड़ी है इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का दोस्तों कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष दोस्तों इसको कहते हैं, और चिपको आंदोलन से खेजड़ी संबंधित है। एक प्रश्न और बनता है इसे खेजड़ी से। अभी मैंने शुरू में बताया था, मैंने बहुत सारी चीजें आज मैं करवाने वाला हूं, मजा आएगा आज की क्लास में। खेजड़ी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम आपसे प्रश्न पूछ सकता है। रीट में तो दोस्तों प्रश्न आएगा ही आएगा ये, लेकिन आपके हाईकोर्ट एलडीसी में भी मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस, मैं लिख देता हूं, प्रोसोपिस सिनेरियो, ठीक है। प्रोसोपिस सिनेरियो, ठीक है, या आप सेनेरिया, ठीक है, प्रोसोपिस सेनेरिया लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे खेजड़ली से संबंधित, ध्यान करना इस बात को। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भूजल संकट यानी पृथ्वी पर जो जल का संकट आया हुआ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप सभी को पता है सबसे पहला तो कि वेस्ट, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं आजकल। आप प्यूरीफायर वगैरह में वेस्ट पानी जाता रहता है ना, बहुत ज़्यादा। नहाने में, कपड़े धोने में हम यूज़ कम करते हैं जबकि वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे स्रोत हैं, जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन, जल की अधिक डिमांड, पानी कम हो गया है लेकिन मांग ज़्यादा है, इसलिए जल संकट तो आएगा ही आएगा दोस्तों। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये बात अगर समझ लेंगे तो आगे की जो परिस्थिति आने वाली है उससे हम बच पाएंगे दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न, यानी आप प्रश्न देखते जाओ, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है दोस्तों, लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है। क्या है ये? रेड डाटा बुक, जिसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक दोस्तों, इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक दोस्तों, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों उन जीवों को सम्मिलित किया गया है जो कि संकटग्रस्त हैं, यानी जो लुप्त होने की कगार पर है, अगर उनका उपाय नहीं किया गया तो। दुर्लभ जातियां जो बहुत कम मिलती हैं,
विलुप्त जातियां जो कि विलुप्त हो चुकी, जैसे डायनासोर वगैरह है, विलुप्त हो चुके हैं, इनका सारा रिकॉर्ड दोस्तों इसके अंदर रखा जाता है। तो इसे लाल आंकड़ों की पुस्तक बोलते हैं या रेड डाटा बुक दोस्तों इसको बोलते हैं। समझ पाए इस प्रश्न को? अगला दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सरिस्का। दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है कहां पर है? अलवर के अंदर है। राजस्थान के जितने विद्यार्थी हैं सभी को पता है सरिस्का कहां पर है? अलवर के अंदर है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? इसके अंदर हिरण और गोडावण दर्शनीय है। क्या है? गोडावण। अब दोस्तों वन्य अभ्यारण्य जो भी हैं इनसे प्रश्न बन सकता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आते हैं। दोस्तों ध्यान कर लेना, प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आते हैं। तो कुछ मैं एक आपको बता देता हूं, यहाँ पर कौन कौन से। अलवर में आपको सरिस्का मिल जाएगा जहाँ पर हिरण और गोडावण है। उसके बाद दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य, ये दर्रा कहाँ पर है? नोट कर लीजिए साथ साथ, कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा में। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? तेंदुआ, जिसे हम बघेरा भी बोलते हैं दोस्तों, तेंदुआ प्रसिद्ध है। ठीक है, तेंदुआ। उसके बाद में दोस्तों ताल छापर, ताल छापर कई बार एग्जाम में पूछा गया। ताल छापर कहाँ पर है दोस्तों? चूरू जिले के अंदर है। क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ताल छापर। विशेषकर याद रखना, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला एक और देख लीजिए दोस्तों, सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पर दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? इसमें क्या विशेष है? उड़न गिलहरी इसमें प्रसिद्ध है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी है, मैं गया नहीं हूँ, मौका मिलेगा तो जाऊँगा। अगर कोई आप में से गया है तो बताना कमेंट करके दोस्तों। उड़न गिलहरी यहाँ की प्रसिद्ध है। सुना है कि गिलहरी उड़ती है। गिलहरी देखिए कि छोटा सा जीव होता है जो पेड़ों वगैरह में रहता है, एक पूंछ होती है लंबी सी, वो होती है, उड़ती भी है इस अभ्यारण्य के अंदर। कभी मौका मिला तो देख के आएंगे। तो ये भी विशेष है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है माउंट आबू। ये कहाँ पर दोस्तों? सिरोही में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर जंगली मुर्गे हैं, विशेष जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध है? माउंट आबू में। तो ये भी विशेष आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कुछ अभ्यारण्य आपको बता दिए, बाकी आप नोट कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। प्रश्न किस तरीके बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगला, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है एंथ्रेसाइड के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सर्वाधिक उत्तम किस्म का कोयला है दोस्तों, एक तरीके से एंथ्रासाइड कोयला। इसके अंदर दोस्तों कार्बन की मात्रा 94 से 98% दोस्तों पाई जाती है। इसलिए दोस्तों ये उत्तम प्रकार का कोयला है। ठीक है, अब सबसे नीचा कौन है? पीट। 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड होता है, बिटुमिनी होता है, लिग्नाइट होता है, पीट। पीट के अंदर दोस्तों 27% ही कार्बन की मात्रा होती है, जो कि चौथा नंबर आता है इसका। ठोस कार्बनिक पदार्थ है एंथ्रासाइड, जो कोयला होता है, अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अब आपको राष्ट्रीय उद्यान क्या है, लेकिन उसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण भी दोस्तों किया जाता है, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको करवाया था कि उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। मैंने अभी करवाया था, ये प्रश्न आया भी हुआ एग्जाम में दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर ये दृश्य देखने को दोस्तों मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हैं? तो पहले आपसे ये ध्यान रखने, घटक कौन कौन से? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, प्राकृतिक गैस है, वेसलिन है, स्नेक आदि ये पेट्रोलियम के उत्पाद है, पेट्रोलियम के घटक है। इनको कैसे अलग किया जाता है? आसवन विधि। ये सही नहीं होगा आंसर, प्रभाजी आसवन करना दोस्तों। आपके एनसीईआरटी और आरबीसी में प्रभाजी आसवन दिया होता, प्रभाजी आसवन विधि से ही इसे अलग किया जाता है। आसवन विधि मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम के घटकों को दोस्तों अलग किया जाता है। तो विशेष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वव्यापक साधन है, संसाधन है वायु। आपको पता है वायु सभी जगह पाई जाती है। क्या क्या होता है इसमें? CO2 होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है। ये गैसें इसमें मुख्यतः पाई जाती है। चलिए अगला, अनवीनीकरण संसाधन। दोस्तों ये अनवीनीकरण संसाधन क्या है? ये आपके दिमाग में आया होगा कि अनवीनीकरण क्या है, और नवीनीकरण नाम भी एक होता है दोस्तों। अनवीनीकरण का मतलब है जिनका भंडार दोस्तों क्या होता है? फिक्स होता है, यानी सीमित होता है।
जैसे कोयले को जलाएंगे तो क्या बन जाएगी दोस्तों? राख। क्या राख से दोबारा कोयला बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता। पेट्रोलियम को जला देंगे तो गैस बन जाएगी। क्या दोबारा से पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं बना। यानी जिन्हें दोबारा से हम बना नहीं सकते वो अनवीनीकरण, जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता उन्हें हम अनवीनीकरण कहते हैं। और नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित नहीं है, असीमित है, बहुत सारा है। जैसे सौर ऊर्जा है, उसको दोबारा हम बना सकते हैं। पवन ऊर्जा है, उसे हम दोबारा बना सकते हैं। तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि अनवीनीकरण संसाधन में उनको सम्मिलित किया जाएगा जिनका भंडार तो सीमित है, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। समझ पाए मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न, IUCN का गठन हुआ था। अब ये IUCN क्या चीज है दोस्तों? ये विशेष है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है मेरे को, 1968 नहीं होगा, 1948 का लेना है इसमें। बाकी आप चेक करके मुझे बताना। 1948 में इसका दोस्तों गठन हुआ था। NCERT RBC में 1948 दे रखा है। ठीक है, IUCN का गठन। दोस्तों आप सभी को पता, कुछ बातें मैं बता देता हूँ इसका गठन क्यों हुआ, क्या विशेष चीज़ें थी। दोस्तों जो अपने वन्य जीव थे इनकी सुरक्षा या इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा किन के तहत की जाती थी शुरुआत में, यानी 1952 से 1972 तक। 1952 से 1972 तक दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय वन नीति थी, उसके तहत ही इनका संरक्षण किया जाता था। लेकिन अब राष्ट्रीय वनों का भी संरक्षण और जीवों का भी तो थोड़ा सेटिंग नहीं बैठा मामला। तो क्या किया 1972 में दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? ये भी प्रश्न बन सकता है 1972 में। उसके तहत ही वन्य जीवों का संरक्षण किया जाने लगा, राष्ट्रीय वन नीति से अलग कर दिया गया इसी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1948 के अंदर IUCN का गठन हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन हुआ। इसके तहत उन सभी जातियों को सम्मिलित किया गया एक पुस्तक में, जिसे हम रेड डाटा बुक दोस्तों बोलते हैं। रेड डाटा दोस्तों जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें उन जीवों को सम्मिलित किया जो कि विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त की कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं, दुर्लभ जाति है, विलुप्त जाति है, उनको सम्मिलित किया गया। तब इसका गठन किया। इस गठन के तहत ही सारी चीजें दोस्तों हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ था। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर गुजरात में दोस्तों कहां पर है? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बड़े बड़े शेर अपने भारत के अंदर गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गिर। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट। ये कॉर्बेट नहीं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नाम से है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका जिम कॉर्बेट नाम क्यों रखा गया? एक विदेशी था, वो आया था, उसका उसके नाम पर इसका रखा गया। कभी वक्त मिला तो आपको सुनाऊंगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। क्यों रखा गया वो बताएंगे आपको। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। ठीक है, अगला देखिए, जवाहर सागर कोटा अभयारण्य में संरक्षण होता है किनका? मैंने शुरुआत में बता दिया था, जवाहर सागर एक कोटा केंद्र है जहां पर घड़ियालों का संरक्षण दोस्तों होता है। घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ पर जवाहर सागर कोटा के अंदर। ठीक है, अगला, वह राज्य जिसमें काजीरंगा व मानस जीव मंडल स्थित है, यानी काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? गेंडा दोस्तों असम यानी काजीरंगा में पाया जाता है। ध्यान कर लेना, कई बार प्रश्न बनता है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एपीको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। चिपको नहीं है, एपीको आंदोलन है, कर्नाटक में हुआ था। फिर एक और प्रश्न, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? पहले मैंने बता दिया था, खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष दोस्तों कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में किन राज्यों में झूम खेती होती है? ये झूम खेती क्या होती है? ये आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा दोस्तों। इसे हम झूमिंग खेती भी बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, झूमिंग खेती बोलते हैं, ये झूम खेती। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि ये जंगल है, ये जंगल है। ठीक है, ये जंगल है, लोगों ने क्या किया, इन जंगलों को काट दिया। काटने के बाद में यहाँ पर ये जो भूमि थी दोस्तों, ये उपजाऊ हो गई दोस्तों। यहाँ पर वो खेती करने लग गए, फसल अच्छी होने लग गई दोस्तों। फसल अच्छी, 2-3 साल ये कार्यक्रम चला दोस्तों।
2-3 साल कार्यक्रम चला, उसके बाद में ये बंजर होगी दोबारा से भूमि, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर यही प्रोसेस की। इससे एक नुकसान बहुत बड़ा हुआ, इससे एक नुकसान हुआ दोस्तों। क्या नुकसान हुआ कि वन कम होते चले गए, वन कम होते चले गए। यानी वन उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण झूमिंग खेती है, झूमिंग कृषि है, ध्यान कर लेना। तो यानी पेड़ों को काट कर वहां पर कृषि की जाती है, उसे झूमिंग खेती दोस्तों बोलते हैं। और कहाँ की जाती है, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों की जाती है। अगला, वन्य जीव सुरक्षा के लिए किस वर्ष में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया? मैंने शुरुआत में बना दिया, 1972 में बनाया गया, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 से 72 तक वहां पर ये प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। राष्ट्रीय वन नीति के तहत इसका संरक्षण था, बाद में इसे अलग बना दिया गया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को 1972। ठीक है। अगला, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी दोस्तों, याद हो तो। IUCN का नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। संकटग्रस्त जातियों को 2 उदाहरण बताइए। संकटग्रस्त, जिन पे संकट आया हुआ है, अगर इनका उपाय हमने नहीं किया तो दोस्तों गायब हो जाएंगे ये, जैसे डायनासोर गायब हो गए थे, अब वो विलुप्त जातियों में आ रहे हैं। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया, गेंडा और गोडावण पे। गोडावण क्या है पता है कुछ आपको? अपना राज्य पक्षी है गोडावण, ध्यान कर लेना। ठीक है। तो अगर ध्यान नहीं दिया तो भैया ये भी लुप्त हो सकते हैं, तो विशेषकर ध्यान रखें सभी युवा वर्ग। मनाली अभ्यारण्य, मनाली कहाँ पर है? हिमाचल में, तो ऑब्वियस सी बात है हिमाचल प्रदेश इसका आंसर कर दोगे। नागार्जुन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रथम बायोस्फीयर, भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब और कौन सा और कहाँ अस्तित्व में आया? 1986 में, नीलगिरी, कर्नाटक। अब कहोगे सर ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ होती है? बायोस्फीयर रिजर्व, ये नाम जो है ना, ये क्या चीज़ है दोस्तों? इसका दूसरा नाम जैवमंडल नीचे भी है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका दूसरा नाम जैवमंडल नीचे भी है। क्या है दोस्तों? ऐसा स्थान जहां पर वैज्ञानिक जाके क्या करते हैं? खोज करते हैं वन्य जीवों की, जिनका संरक्षण करते हैं, उनकी खोज करते हैं, पता लगाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। उस क्षेत्र को दोस्तों हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व हम दोस्तों उसको बोलते हैं। भारत में दोस्तों कितने हैं? भारत में 18 हैं, ध्यान करना। ये पूछ सकते हैं भारत में कितने हैं? अब तक 18 हैं दोस्तों, कुल 18 हैं भारत के अंदर स्थापित है। यानी वे प्राकृतिक क्षेत्र दोस्तों जहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शांत क्षेत्र भी घोषित इन्हें किया गया है दोस्तों, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसलिए इन्हें जैवमंडल नीचे और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो अगला है का नाम बताइए। राजस्थान में कहाँ पर है? थार का रेगिस्तान। कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? थार का रेगिस्तान में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में कौन सी उपयोग में ली गई है? नवीनीकरण ऊर्जा है, बायोगैस को दोस्तों दोबारा बना सकते हैं, इसलिए नवीनीकरण इसी गैस से बोला गया है। ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार ने बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्य योजना आरंभ की है? बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन दोस्तों किया गया है। ठीक है। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके बाद में अंतिम प्रश्न, खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन किसने आगे बढ़ाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये कुछ प्रश्न दोस्तों मैंने आपके सामने रखे, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। आप NCERT या RBC की 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक बुक ले लीजिएगा, उनमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिस भी क्लास से मिलता है वो पढ़िएगा। सारे प्रश्न वहीं से दोस्तों बनेंगे और मैंने वहीं से सारा सार उठा के मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे और बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी। तो दोस्तों कोशिश यही रही है हमारी कि प्रश्न दोस्तों आपका बाहर नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार उन बुकों को छान लीजिएगा, कुछ चीज़ें बच गई हैं तो वहाँ से कवर दोस्तों हो जाएगी। और आज की क्लास में कोई डाउट अगर आपका है तो कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। कई बार कुछ गलती हो जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे पिछली क्लास में एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने सही लिख रखा PDF में, लेकिन मैंने बता गलत दिया, तो जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, आप भी थोड़ा साथ दीजिएगा हमारा। चलिए साथ साथ टेलीग्राम पे और बच्चों को भी आप ऐड कीजिएगा। सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे दोस्तों हो चुके हैं और जल्दी से हम 3000 का भी टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। आपके साथ यूं चलते रहेंगे, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।